जैक लंदन जा रहा है ताकि वह एक प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनी बार्कलेज में 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर सके। जैक कैट को समझाते हुए कहता है कि उसने उनके भविष्य के लिए हर चीज की योजना बना ली है। कैट देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ स्कूल में दाखिला लेगी और फिर एक शीर्ष इंटर्नशिप के लिए जाएगी। लेकिन कैट की इच्छा है कि जैक उसके साथ ही रहे। जैक उसे प्यार से चूमता है और आश्वासन देता है कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि ये दूरी को भी जेल में बंद कर देगा। अब जैक बोर्डिंग गेट की ओर चला जाता है और कैट अकेली रोती हुई छूट जाती है। 13 साल बीत जाते हैं। अब जैक एक शानदार पेंट हाउस में रहता है, पाउला नामक एक औरत के साथ। पाउला जैक को याद दिलाती है कि क्रिसमस ईव है और उसे अपने माता पिता के पास न्यू जर्सी जाना है। फिर जैक अपने पड़ोसी मिस पीटरसन से मिलता है और अपने डोरमैन टोनी को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ टेक्स्ट के जरिए टिप्स देता है। इसके बाद वो अपनी ब्लैक फेरारी में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। जैक अब एक फॉर्चून 500 कंपनी का प्रमुख है। एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग में वो बड़े ग्राहकों और ट्रेडिंग रणनीतियों पर चर्चा कर रहा है। उसका एक निदेशक एलन थोड़ा विचलित दिखाई देता है। जब जैक उससे इस बारे में पूछता है तो एलन बताता है कि उसने अपने परिवार से वादा किया था कि क्रिसमस ईव पर डिनर के लिए घर पहुंचेगा। जैक जवाब देता है कि इस साल का बोनस $1 अरब का चेक होने वाला है, इसलिए उसे काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मीटिंग के बाद रात 8:30 बजे जैक का सहायक उसे बताता है कि कोई कैट उससे संपर्क कर रही है। जैक एक पल के लिए ठिठक जाता है। वो अपने सहायक को बताता है कि कैट उसकी कॉलेज की दोस्त थी जिससे वो शादी करने वाला था। ठीक उसी समय कंपनी का चेयरमैन पीटर ऑफिस में आता है और जैक उससे पूछता है कि अगर कोई पुरानी गर्लफ्रेंड अचानक क्रिसमस ईव पर संपर्क करे तो क्या करना चाहिए। पीटर हंसते हुए कहता है, सीधा काट दो, बिल्कुल टैक्सी की तरह। उसके बाद जैक ऑफिस से निकलता है। वो एक सुविधा स्टोर पर रुकता है। तभी एक भिखारी आदमी स्टोर के अंदर घुसता है और एक लॉटरी टिकट दिखाता है। कैशियर टिकट को नकली समझकर पैसे देने से मना कर देता है और वो आदमी बंदूक निकाल लेता है। जैक उस आदमी को टिकट के बदले $200 नकद देने की पेशकश करता है और कहता है कि बिना हिंसा के चला जाए। उस रात जैक घर लौटता है और सीधे बिस्तर पर चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो सब कुछ बदला हुआ होता है। उसके बगल में एक औरत सोई हुई है। पहले तो जैक उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये तो कैट है। उसके कुछ समझ पाने से पहले ही 2 छोटे बच्चे कमरे में दौड़ते हुए आते हैं और बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। फिर एक छोटी सी लड़की उसे डैड कहकर बुलाती है। जैक हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये कोई अजीब सपना है। जैक नीचे जाता है और कैट की माँ और डैड से टकराता है। वो गुस्से से पूछता है, मेरी फेरारी कहाँ है? लेकिन वे दोनों उसे अजीब नजरों से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास फेरारी कब से आ गई? जैक न्यूयॉर्क वापस चला जाता है। जब वो अंदर जाने लगता है तो टोनी उसे रोक देता है और पूछता है, तुम यहां ऑफिस में क्या कर रहे हो? जैक गुस्से में चिल्लाता है, मैं जैक हूं। लेकिन टोनी कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। जब पुलिस बुलाने की धमकी मिलती है तो जैक वहां से भाग जाता है और अपने ऑफिस पहुंचता है। लेकिन सुरक्षा गार्ड फ्रैंक कहता है, बिल्डिंग बंद है, कल आना। जैक कहता है, मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। लेकिन जब वो बोर्ड पर नाम देखता है तो वहां एलन का नाम लिखा होता है। जब वो सड़क पर वापस आता है तो अपनी फेरारी एक अजनबी आदमी के पास देखता है और कहता है, ये तो मेरी कार है। अजनबी आदमी कहता है, चलो कार में बैठो। वो जैक से कहता है कि जब तक तुम सब कुछ नहीं समझ जाते तब तक तुम्हारी असली जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। जैक कुछ कहने ही वाला होता है कि वह आदमी उसे कार से धक्का दे देता है। जैक अब वापस कैट के घर जाता है। रास्ते में वह एक आदमी से पूछता है कि कैट कहाँ रहती है। तभी उसे पता चलता है कि वह आदमी एरी है, उसका सबसे अच्छा दोस्त। एरी के घर के अंदर जैक, कैट और उनके बच्चों की तस्वीरें लगी होती है। एरी कहता है, तुम बहुत लकी हो जैक, तुम्हारी कितनी प्यारी फैमिली है। घर लौटकर कैट जैक को गले लगाती है और फिर उसके गायब रहने पर डांटती भी है। जैक कहता है, मैं न्यूयॉर्क में था, मेरा कोई परिवार नहीं है। कैट उसकी बातों से तंग आ जाती है। वो कहती है, तुमने क्रिसमस के सारे गिफ्ट मिस कर दिए और उन्हीं के साथ पैनकेक भी। जैक माफी मांगता है। जैक अलमारी खोलता है तो उसमें सिर्फ सस्ते और पुराने कपड़े मिलते हैं। एक पार्टी में एक लड़की जैक से फ्लर्ट करती है और घर लौटकर कैट उससे कहती है कि तुम कुत्ते को टहलाने ले जाओ। अगली सुबह एक बच्चे के रोने की आवाज से जैक की नींद खुलती है। कैट कहती है, आज तुम्हारी बारी है बच्चों का ध्यान रखने की। जैक को डायपर बदलना भी नहीं आता। उसकी बेटी एनी उसकी मदद करती है, लेकिन वह कहती है, तुम मेरे असली पापा नहीं हो। जैक कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं, लेकिन वो लौट आएंगे। एनी उसका चेहरा देखती है और कहती है,
एलियंस ने तुम्हें मेरे पापा जैसा बना दिया होगा। बाद में जैक एनी को स्कूल छोड़ने जाता है और एनी से पूछता है कि वह कहाँ काम करता है। एनी कहती है, बिग एड्स टायर शॉप में। तुम टायर बेचते हो। इसके बाद जैक बिग एड्स पहुंचता है। ऑफिस में जैक कुछ तस्वीरें देखता है, एक ऐसी जिंदगी की जो उसने कभी जी ही नहीं। उस पल जैक को समझ आ जाता है कि ये एक वैकल्पिक वास्तविकता है जहां वह कैट के साथ रुक गया था। रात को जैक टीवी देखते हुए गुस्से से चिल्ला रहा होता है क्योंकि टीवी पर एक आदमी उसके काम का श्रेय ले रहा होता है। तभी कैट कमरे में आती है, टीवी बंद कर देती है और कहती है, बच्चे सो गए हैं। जैक नाराज होकर कहता है, मैं तो टीवी देख रहा था। कैट उसे प्यार से चूमती है। जैक उसे रोकता है और कहता है, तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। कैट शर्मा जाती है और ड्रेस चेंज करने चली जाती है। जब वो वापस आती है, जैक दिखावा करता है कि वो सो गया है। अगले दिन जैक और कैट एक महंगे कपड़ों की दुकान में जाते हैं। जैक एक सूट ट्राई करता है जो उस पर बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। कैट खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे सूट की कीमत का टैग दिखाई देता है, उसका चेहरा बदल जाता है। जैक जिद पकड़ लेता है कि वो वही सूट खरीदेगा। दोनों के बीच ड्रेसिंग रूम के पास ही बहस शुरू हो जाती है। लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। आखिरकार जैक हार मान जाता है और सूट वापस कर देता है। घर जाते वक्त जैक माफी मांगता है। कैट उसे जिंदगी के बारे में याद दिलाती है कि कैसे उनकी अनपेक्षित प्रेगनेंसी हुई थी और कैसे जैक ने उसके पापा एड की जान सीपीआर देकर बचाई थी, और फिर कैसे जैक एड की टायर शॉप में काम करने लगा। अगले दिन जैक अपने दोस्तों के साथ बॉलिंग खेलने जाता है। वो बहुत खराब प्रदर्शन करता है। ब्रेक में जैक एवलिन से मिलता है, जो पार्टी में उससे मिली थी। वो पूछता है, तुम मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी ना। एवलिन कहती है कि उसने पार्टी में वो फैंसी ड्रेस सिर्फ जैक के लिए पहनी थी। वह जैक को वीकेंड पर अपने घर आमंत्रित करती है। उस रात घर आकर जैक देखता है कि कैट ने उसका पसंदीदा चॉकलेट केक का आखिरी टुकड़ा खा लिया है। वह मजाक में गुस्सा होता है और कैट का पीछा करता है। कैट हंसती हुई भागती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए सीढ़ियों पर गिर जाते हैं और प्यार भरे पल बिताते हैं। जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं, जैक वो विशेष वाक्य भूल जाता है जो वो हमेशा कैट से बोला करता था। जब जैक बेडरूम में वापस आता है तो देखता है कि कैट ड्रेसर पर बैठी है, हाथों में खूबसूरत गिफ्ट लेकर। वो कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी हनी। जैक कैट का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है और उसमें एक महंगा सूट होता है। लेकिन जब कैट अपना गिफ्ट मांगती है, जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है कि वह उनकी एनिवर्सरी भूल गया था। जैक माफी मांगता है और कहता है कि वह एनिवर्सरी भूल गया है। दोपहर को जब जैक एनी के लिए चॉकलेट मिल्क बना रहा होता है, एनी उसे बताती है कि उसके पिता हर साल मॉम के लिए कुछ खास लाते थे। उसी शाम जैक कैट को न्यूयॉर्क के एक एलिगेंट रेस्तरां में ले जाता है। एक रोमांटिक कैंडल लाइट टेबल पर दोनों बैठते हैं। जैक, जो पहले से इस रेस्तरां में आता रहता है, आत्मविश्वास से कुछ खास डिशेज ऑर्डर करता है। जब वो $800 की वाइन मंगवाने लगता है तो कैट उसे रोक देती है। जैक और कैट कपल डांस करते हैं। फिर जैक कैट को सच बता देता है कि वो शायद किसी और की जिंदगी जी रहा है। कैट कहती है कि कभी कभी उसे भी ऐसा लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं पता। जैक बिना सोचे कहता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, मुझे कहीं और होने का मन नहीं करता। मैं सिर्फ यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उसी रात वे एक लग्जरी होटल सूट में चेक इन करते हैं। जैक कैट को अपने पास खींचता है और धीरे से कहता है, मैं तुमसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। अगले कुछ ही दिनों में जैक सच में अपने बच्चों एनी और जोश के साथ वक्त बिताना एंजॉय करने लगता है। एक दिन उसका पुराना बॉस पीटर टायर शॉप में आता है। जैक उसकी गाड़ी ठीक करता है और व्यवसाय के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। जैक आराम से बताता है कि अगर बातचीत थोड़ी अलग होती तो 122 मिलियन की मर्जर डील हो जाती। पीटर हैरान हो जाता है कि यह बात एक टायर सेल्समैन कह रहा है। पीटर जैक को एक कार्ड देता है और कहता है, यह रहा पता, और तुम यहां पर गाड़ी लेकर खुद आओगे डिलीवर करने के लिए। अगले दिन जैक एक महंगा सूट पहनकर अपने पुराने ऑफिस पहुंच जाता है। पीटर और एलन उसका स्वागत करते हैं। जैक मानता है कि उसका छोटा टायर व्यवसाय उनकी बड़ी कंपनी के बराबर नहीं है, लेकिन वह अपना व्यवसाय और इंसानी स्वभाव को समझने का कौशल दिखाता है। पीटर प्रभावित हो जाता है और जैक से कहता है, मुझे एक मौका दो जैक, मैं तुम्हें नौकरी देता हूं। लेकिन जब एलन के साथ जैक अकेला होता है तो एलन जैक से कहता है, हमारे व्यवसाय से दूर रहो। जैक हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। जैक कैट को मैनहट्टन के एक लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाता है। वह उसे बताता है कि यह उसकी नई एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए परफेक्ट होगा। कैट कहती है कि उन्होंने शहर छोड़कर शांत जिंदगी चुनी थी।
अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। जैक कहता है, हम वो शानदार जिंदगी जी सकते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन कैट कहती है, मुझे नई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को स्कूल बदलना पड़ेगा। जैक कहता है कि वो रोज शहर तक का सफर कर लिया करेगा। कैट चिंता से कहती है, तुम अगर ट्रैफिक में ही वक्त बिता दोगे तो परिवार के साथ वक्त कम हो जाएगा। उस रात जैक एक नोटबुक में लंदन से न्यूयॉर्क की प्लेन टिकट देखता है। जैक को याद आता है कि इस दुनिया में वो लंदन गया था, पर अगले दिन ही वापस आ गया। कैट धीरे से कहती है, जब तुम उस प्लेन में चढ़ रहे थे मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन अगले ही दिन तुम वापस आ गए थे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारा दिल न्यूयॉर्क में है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आखिरकार जैक को यह समझ आ जाता है कि घर किसी जगह से नहीं बल्कि लोगों से बनता है। अगली सुबह कैट देखती है कि जैक बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन उस दिन जैक सोचता है कि वो वापस नहीं जाएगा। रात को जैक अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता है। जैक कैट के पास जाकर उससे वादा करता है कि चाहे जो भी हो वो उसे कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद जैक अपने कुत्ते के साथ आखिरी सैर पर निकलता है। वापस घर आकर जैक चेयर पर बैठ जाता है। वो बैठे बैठे सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पेंट हाउस में होता है और वहां कोई परिवार, कोई आवाज नहीं होती। दरअसल अब तक जैक ये सपना देख रहा था कि अगर 13 साल पहले वो लंदन नहीं जाता तो उसकी जिंदगी कैट के साथ कुछ ऐसी होती। जैक अपने पुराने घर जाता है, लेकिन वहां कोई और परिवार रहता है। वापस गाड़ी चलाते हुए जैक को फोन आता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि 120 मिलियन की डील होने वाली है। ऑफिस में सब लोग घबराए हुए हैं, लेकिन इधर जैक को उस डील की कोई चिंता नहीं होती। वो लिमोजीन में बैठकर कैट का करंट एड्रेस ढूंढ रहा है। जब वो वहां पहुंचता है तो मूवर्स उसका सामान पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि कैट अब पेरिस शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि उसे एक बड़ी लॉ फर्म में नौकरी मिल गई थी। जैक कैट से मिलता है और वह उसे बताती है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। जैक कैट से कहता है, कभी सोचा अगर हम 13 साल पहले अलग नहीं होते तो क्या होता? कैट के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जैक वहां से चला जाता है। एक बॉक्स में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की तस्वीरें मिलती हैं। जैक एयरपोर्ट की ओर भागता है। एयरपोर्ट की भीड़ में वो कैट को ढूंढता है। जैक कैट से कहता है, हमारे 2 बच्चे हैं, एनी और जोश। घर थोड़ा मैसी है, लेकिन वो हमारा है। शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे कभी कुछ इतना वास्तविक नहीं लगा जितना ये था। तुम्हारे साथ रहकर मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूं। कैट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुक जाती है। दोनों एक एयरपोर्ट कैफे में बैठ जाते हैं। यात्री उनके आसपास से गुजरते हैं, लेकिन जैक के दिल में सिर्फ एक बात होती है, मैं यही हूं जहां मुझे होना चाहिए। और इसी पल पर यह कहानी, ये फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।